तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में हुए सभी सामाजिक आंदोलन। बेसिकली 1946 या 1947 से मानव आजादी के बाद से लेके करंट टाइम, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 है सेकंड का, और सीयूटी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपका डेट आएगा और उस मूवमेंट के जो लीडर थे उनको जानना होगा, प्लेस जानना होगा, रीजन जानना होगा। तो कम से कम आपको लगता है कितना 14 मूवमेंट है, 14 आंदोलन है जो आपको पढ़ने हैं, और 14 आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, रीजन, प्लेस और डेट, ये आपको जानना होगा। यानी कि पर क्वेश्चन से कम 4 क्वेश्चन सीयूटी के लिए आपको निकालना है। हम लोग कोशिश करेंगे प्रति पढ़ने का कि कम से कम 8 क्वेश्चन निकल जाए, लेकिन 4। तो सबसे पहले पहला आंदोलन होता है तेलंगाना किसान आंदोलन, और ये आजादी के पहले ही शुरू हो जाता है। आजादी के पहले मतलब 1946 में ही शुरू हो जाता है, और इसका नेतृत्व कर रहे थे पुच्चालापल्ली सुंदरैया, और स्थान था तेलंगाना। तेलंगाना उस समय हैदराबाद निजाम के अंतर्गत हुआ करता था, तो तेलंगाना। और रीजन क्या था? जमींदारी शोषण। ठीक है, बेगारी, बेगारी में समझते हैं ना, मतलब बिना मतलब का काफिनी में काम कर रहा हूँ, बेगारी। बेरोजगारी अलग हो गया, बेगारी अलग होगा, बेगारी अलग हो गया। ठीक है, तो ये आंदोलन कहाँ हुआ? तो तेलंगाना क्षेत्र में हुआ। ठीक है, और उस समय ये कहाँ था? हैदराबाद रियासत के अंतर्गत था, और यहाँ पे जमींदारी और जागीरदारी प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? जमींदारी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बेगारी है ना, तो ये जागीरदारी का एग्जाम्पल है। तो आपको ये पूछेगा कि जागीरदारी प्रथा कहाँ थी जिसके चलते ये आंदोलन हुआ? तो हैदराबाद रियासत। ठीक है, और किसानों से यहाँ पे भारी कर वसूले जाते थे। कारण क्या था? अत्यधिक लगान, तो किसानों से भारी कर वसूले जाते थे। ठीक है, और क्या था? तो व्यक्ति, व्यक्ति क्या होता है? कुछ व्यक्ति लिख देगा, बोले इसका अर्थ बताइए। तो व्यक्ति का अर्थ होता है बिना मजदूरी के काम कराना। बेगारी है ना, इसको व्यक्ति कहते हैं, मतलब वो दक्षिण वाले भाषा में। तो हिंदी में बेगारी हो गया। इसका अगर वन लाइनर आप चाहोगे तो इसका मतलब होता है बिना मजदूरी काम कराना, मतलब तुमसे काम करवा लिए, पैसा भी नहीं। तो ये चलता था यहाँ हैदराबाद निजाम के द्वारा चलाया जाता था। तो कुछ कारण अगर हम लोग जान लें तो पहला कारण क्या था कि जमींदारों का अत्याचार। ठीक है, दूसरा कारण था व्यक्ति प्रथा। व्यक्ति प्रथा मैंने अभी बताया, व्यक्ति प्रथा क्या था? बिना मजदूरी के काम करवाना। तीसरा था सामाजिक उत्पीड़न। सामाजिक उत्पीड़न मतलब जो दलित या गरीब या किसान थे उनको दबाया जाता था, शोषण किया जाता था। चौथा कारण था राजनीतिक दमन। तो जो निजाम था इसका अंकुश बहुत ज्यादा था, वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, परेशान करता था। फिर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव, यानी कि क्लोज इकोनॉमी वहां पे साफ साफ दिखता था। ये 5 मुख्यतः कारण थे। और इसके नेता कौन थे? तो पहला नेता तो आपको मैंने पढ़ाई दिया, नेतृत्व कर रहे थे पुचालापल्ली सुंदरैया। लेकिन सिर्फ एक नहीं थे, पी सुंदरैया के साथ। यहाँ पे देखो ये पूरा नाम दिया है, शॉर्ट में आपको एमसीक्यू में ऑप्शन देगा, पी सुंदरैया थे। पूरा नाम तो ये है पुचालापल्ली सुंदरैया। लेकिन अकेले ये नहीं थे, इनके साथ थे बीटी रणजीवे, बीटी रणजीवे और राज बहादुर गौड़। इनके साथ कौन कौन थे? बीटी रणजीवे और राज बहादुर गौड़। आंदोलन का नेचर कैसा था, स्वरूप कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था? तो ये एक सशस्त्र विद्रोह। ये क्या था? सशस्त्र विद्रोह था, यानी कि ये कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था, सशस्त्र विद्रोह था। कई गांवों में ग्राम राज स्थापित कर लिया गया। क्या किया गया? ग्राम राज मतलब स्वशासन, अपना शासन। भैया मैं अपने गांव का मालिक हूँ, घंटा हम आपको नहीं जानते हैं। तो ग्राम राज स्थापित कहाँ किया गया? सबसे पहले भारत में तेलंगाना आंदोलन के द्वारा किसानों द्वारा किया गया। ठीक है, और लगभग ग्राम राज स्थापित शुरू किया गया तो एक से शुरू किया जाएगा, लेकिन फाइनली संख्या क्या था? तो 3000 गांवों पर कंट्रोल कर लिया गया। तो किसान आंदोलन में कितने गांवों पर नियंत्रण किया गया? क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लिखिएगा? 3000 गांवों पर नियंत्रण कर लिया। प्रमुख घटना क्या हुआ इसमें? क्योंकि 46 से 51 तक चला, 5 साल तक डेडलाइन होगा, टाइमलाइन होगा। तो सबसे पहले 46 में आंदोलन की शुरुआत होती है 1946 में। 47 में क्या होता है? भारत आजाद हो जाता है। भारत आजाद हो जाता है, लेकिन हैदराबाद चाहता है कि हम आप में शामिल नहीं होंगे, हम भी स्वतंत्र रहेंगे।
तो भारत भी स्वतंत्र हो गया और हैदराबाद भी स्वतंत्र ही रहा। हैदराबाद इट मीन हैदराबाद रियासत। क्लियर है? 1948 में इसी आंदोलन के घटनाक्रम में 1948 में ऑपरेशन कौन से चलाया जाता है? ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है और हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया जाता है। उसके बाद 48 से लेकर 51 तक भारतीय सेना और पुलिस ने इस आंदोलन को दबाया। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ? जाति प्रथा जमींदारी प्रथा पर प्रभाव हुआ, अटैक हुआ। किसानों की राजनीतिक चेतना बढ़ी, किसानों को सोचने की सोच ज्यादा डेवलप हुई। भूमि सुधार की दिशा में भारत सरकार ने कदम उठाया और 1951 में फाइनली ये आंदोलन समाप्त। कोई डाउट नहीं आप लोग को? नवीन अब आते हैं, दूसरा आंदोलन था भूदान आंदोलन। एक ऐसे भूदान आंदोलन एक अनोखा आंदोलन था। मतलब ऐसा आंदोलन इनके नाम पे विनोबा भावे जी के नाम पे हजारीबाग विश्वविद्यालय में स्थापित है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। पलामू का एरिया का भी बहुत सारा कॉलेज पढ़ा था। अभी गढ़वा में जो डेंटल कॉलेज है उसी से एफिलिएटेड है, होम्योपैथी सबका उसी से एफिलिएटेड है। तो भूदान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो अहिंसक था। एक्चुअली क्या है कि आज आप देखते होंगे कि जमीन विवाद में हत्या, जमीन विवाद में गोली मारी, जमीन विवाद में सर मार कर खा दिया, लेकिन एक अकेला व्यक्ति नाम था विनोबा भावे, और तो गांव घुमा, जिस गांव में घुमा उस गांव से जमीन लेके निकल गया। और जमीन का मात्रा छोटा मोटा नहीं, लाखों एकड़ जमीन दान मिलेगी। लाखों एकड़, एक एकड़ में 27 कट्ठा होता है। लाखों एकड़ जमीन दान में ले लिया और सबने दान ऐसे दे दिया बिना कहे। कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना प्रदर्शन, कुछ नहीं। गया प्यार से बोला कि भैया इन चीजों के लिए इतना जमीन आप दे दो, ले जाइए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इनका नाम आता है, इनका विनोबा भावे जी। ये आंदोलन शुरू होता है 18 अप्रैल 1951 में, यानी कि आजादी के कुछ ही दिन बाद। और इसका उद्देश्य क्या था? जमीन का न्यायपूर्ण वितरण। स्वाति के पास बहुत जमीन है, नंदिनी के पास जमीन बहुत है और मेरे पास जमीन नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा दे दोगे तो मेरे पास भी हो। यानी कि जमीन सबके पास हो, सिर्फ जमींदारों के पास न हो, इसका उद्देश्य ये। तो आजादी के बाद भूमि में जो असमानता थी, क्योंकि अंग्रेज जमीन किसको दिए? जमींदार को दिए। कल रात में एक शॉर्ट्स वीडियो डाले थे, आपको होमवर्क बना के दिए थे, पता नहीं बनाए नहीं, उसमें जमींदारी प्रथा थी ना लॉर्ड कॉर्नवालिस की, उसमें जितने वायसराय हुए हैं सबके बारे में दिया गया, उन्होंने भारत में क्या किया गया, और वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल वो बच्चा मैसेज किया कि सर आप तो पुराना बच्चा को भुला गए हैं। हम बोले कि भाई भूले नहीं है, याद तो इतना आते हो कि लगता है कि वो पत्थर पे आई मिस यू लिखे और मार दे कबार पे, ताकि तुमको समझ में आए कि किसी को मिस करने का दर्द कितना होता है। बात तो पत्थर पे आई मिस यू लिखो, देखो जिसको तुम मिस करते हो सबसे सिंपल फंडा है, क्या देखो तुम मिस करते हो उसको तो पता चलेगा नहीं, पत्थर लेगा तुम मिस करते हो ना, ये तुमको पता है, तुम जिसको मिस करते हो उसको तो पता होगा नहीं, वो बोलेगा कि सर हमको याद ही नहीं करते, भुला गए। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि पत्थर पे आई मिस यू लिखो, अब मार दो उसके कपार पे, ताकि उसको जिंदगी भर याद रखे कि सर हमको याद करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, सब लोग अपने ही। तो हम लोग थे भूदान आंदोलन में, तो इसकी शुरुआत होती है 1951 में विनोबा भावे जी के द्वारा, और ये शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया आंदोलन। और इसमें क्या होता है कि सब ये एक भूमिहीन के लिए हरिजन किसानों ने जमीन की मांग की, और सबसे पहला जमीन दान जिसने दिया, ये आपके एमसीक्यू का टॉपिक होगा, रामचंद्र रेड्डी। हाँ? रामचंद्र रेड्डी। गुड। तो पहला, हाँ। वेरी गुड। तो भूमिहीन हरिजन किसान ने कहा कि जमीन दान कर दीजिए विनोबा भावे नेतृत्व में, और पहले जमींदार थे जिन्होंने स्वेच्छा से 100 एकड़ जमीन दान दी। आजकल लोग 100 इंच दे देंगे तो बहुत है, 100 एकड़ जमीन दान। तो सबसे पहले जमीन दान लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कितना दिया इन्होंने?
100 एकड़ दान दे दिया। कहने का मतलब है कि भूमिहीनों को जमीन दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि जो भूमि में असमानता है ये खत्म हो जाए। और अहिंसक तरीके से भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया। उसका नेतृत्व किया किसने? विनोबा भावे ने। और इसके बाद वहां शुरू होता है, उसके बाद इन्होंने पूरे देश में पद यात्रा की। आजकल क्या होता है ना कि बच्चे अगर यहाँ पे ओवरब्रिज से रहते हैं, ओ माय गॉड बहुत धूप है। नहीं भाई, सीखो गांधी जी के बाद विनोबा भावे जी से भी पूरे देश में इन्होंने पद यात्रा पैर से पैदल चला। और सबसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी दान में जमीन दे दो। ठीक है, कोई दबाव नहीं, कोई विरोध नहीं, इच्छा है दे दो। और सब लोगों ने दिया। तो अगर आप इसको, इस आंदोलन को एक और नाम से जानते हैं, इस आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसके बाद फिर ग्रामदान आंदोलन, ग्राम बदल इसी को ग्रामदान आंदोलन में कन्वर्ट किया गया, इसको भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो क्या है कि पूरी गांव की जो जमीन है ना, सामूहिक रूप से समाज के नाम कर दी जाती थी। लोग जमीन नंदिनी का, स्वाति का, प्रिया का, नेहा का नहीं रह गया, वो पूरे गांव का जमीन एक सोसाइटी के नाम पे चला गया। और जितने व्यक्ति हैं उतना में डिवीजन है, इसको ग्रामदान आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, और माना यह जाता है कि लगभग 40 से 50 लाख एकड़ जमीन लोगों ने दान किया। 40 से 50 लाख एकड़ जमीन लोगों ने दान की। बहुत सारे विवाद जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जो बंजर जमीन थी उसको दान कर दिया, विवादित जमीन थी उसको दान कर दिया, लेकिन स्वैच्छिक दान था। 50 लाख एकड़ जमीन दान मिलना कोई छोटी बात नहीं। तो कहने का दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक भूमिदान आंदोलन था, और दुनिया का सबसे बड़ा ये भूमिदान भी था। यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर लैंड डोनेट की बात होगी, लैंड डोनेशन की बात होगी, उसके लीडर की बात होगी, तो इस आंदोलन की बात। अगला है द्रविड़ आंदोलन 1950 के दशक में। तो ये दक्षिण भारत में शुरू होता है 40 से 50 के बीच स्वतंत्रता के बाद ये तेज हो जाता है। शुरुआती होता है 40 दशक में, पहला तक चलता है, बाद में आजाद हो जाता है, उसके बाद आंदोलन और तेज हो जाता है। और इसका नेतृत्व कर रहे थे ईवी रामास्वामी पेरियार। पेरियार बहुत ही पॉपुलर नेता है दक्षिण के। और ये क्या था, तमिलनाडु में शुरू होता है। कारण क्या था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था और सामाजिक जो असमानता थी, छुआछूत की भेदभाव थी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय, नीतियां और आरक्षण व्यवस्था मजबूत हुई और यह आंदोलन आगे बढ़ा। तो इनका पूरा नाम क्या था? नेतृत्व जो करते इनका ईवी रामास्वामी पेरियार इनका टाइटल है। ठीक है, और इनको कहा जाता है आंदोलन का जनक। इसमें कुछ और नेता भी थे, CN अन्नादुरै। इन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कन्नीडम की स्थापना की थी, डीएमके के संस्थापक थे। आज अगर तमिलनाडु में काउंटिंग भी चल रहा होगा तो वहां पे डीएमके और AIDMK दो मुख्य पार्टियां तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु डीएमके के जो फाउंडर थे उस समय CN अन्नादुरै थे। CN अन्नादुरै एक नेता थे, और एक M करुणानिधि जो काफी दिनों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी प्रमुख द्रविड़ नेता है। तो दो नेता इस्तेमाल हो गए, M करुणानिधि और तो उसके बाद वहां पे दो प्रमुख पार्टियां बनी, एक DK बना पेरियार स्थापित यानी कि द्रविड़ कड़गम, और एक बना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसको DMK कहते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। DMK की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। चलिए चौथे आंदोलन चलते हैं, नक्सलवादी आंदोलन, जो कि हम लोग हमारे झारखंड, बिहार, बंगाल में स्टार्टिंग हो रहा है ना। तो चलते हैं बंगाल की तरफ। तो नक्सलवादी आंदोलन शुरू होता है 1967। स्टार्टिंग डेट मानी जाती है 25 मई 1967, और मुख्य नेतृत्व करता थे कौन? चारू मजूमदार। तो ये शुरू कहाँ होता है, पहले ये समझो। शुरू होता है नक्सलवाड़ी गांव में। ये नक्सलवाड़ी गांव कहाँ है? तो दार्जिलिंग जिले में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, जहां चुनाव की गिनती हो रही है। और ये शुरू होता है जमींदारों के शोषण के खिलाफ। जमींदार जो लोगों को शोषण करते थे उसके खिलाफ ये शुरू होता है। भूमि असमानता के खिलाफ, आदिवासियों
किसानों की समस्याएं जो बहुत गंभीर थी, उसके सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किया जाता है और इसका नाम था नक्सलबाड़ी आंदोलन, क्योंकि नक्सलबाड़ी नाम से शुरू होता है। शुरुआत होती है, वैसे तो मार्च महीने में शुरुआत हो जाती है इसकी, ठीक है। मार्च 1967 में एक भूमि विवाद होता है, गाँव में झगड़ा नहीं हो जाता है, जमींदार और गाँव वाले के बीच झगड़ा हो जाता है, तो विवाद कब होता है? भूमि विवाद होता है मार्च में, ठीक है। मार्च में भूमि विवाद हो जाता है और इसके बाद 25 मई को एक विद्रोह होता है और जिसके प्रमुख नेता थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। कौन कौन थे? जंगल संथाल। आपसे पूछेगा कि जंगल संथाल किस आंदोलन से जुड़े हुए नेता? तो नक्सलवादी। चारू सान्याल, माफ कीजिएगा, कानू सान्याल और चारू मजूमदार, ठीक है। और ये विचारधारा कैसी? तो ये सब माओवाद, मार्क्सिज्म के विचारधारा से प्रभावित है, मार्क्स का सिद्धांत जो है उससे प्रभावित थे और खास करके माओ जेडोंग, एक चीनी नेता है माओ जेडोंग, उनसे प्रभावित थे और ये चाहते थे कि क्रांति, सशस्त्र क्रांति, सत्ता परिवर्तन में अहिंसा के और वोट के जरिए नहीं, तख्ता पलट करके सशस्त्र क्रांति के जरिए सत्ता परिवर्तन चाहे, ठीक है। और काफी तेजी से फैला भी। पलामू तो नक्सल के लिए पॉपुलर है, आदमी छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया नक्सलगढ़ के लिए जाना जाता है। भले शुरुआत नक्सलबाड़ी गांव में हुआ हो, लेकिन पलामू का जो एरिया रहा है, पलामू लातेहार मणिगांव वाला जो एरिया रहा है, इधर छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा का एरिया रहा है, कुछ घटनाएं घटते रहती है, ये नक्सलवाद से काफी ज्यादा प्रभावित रहा है। नक्सली घटनाएं सबसे ज्यादा यही होती थी। मतलब हम लोग को इलेक्शन ड्यूटी में भेजा जाता था तो जाते जरूर थे, लेकिन रास्ते में कहानियां चलती थी कि यहाँ पे बस उड़ाएगा था, यहाँ पे ये उड़ाएगा, ये कहानियां चलते रहती थी। कभी कभी तो ये होता था कि जब घर पहुंच जाते थे वापस तो लगता था कि आ गए, आने जाने की गारंटी होती थी, आने की उम्मीद नहीं होती थी। हालांकि घर में बता के नहीं जाते थे कि घर वाले परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी पलामू कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता है। क्रिकेट चुनाव तक की मैं बात कर रहा हूँ, मॉडर्न वाले एरिया में चले जाओ तो अभी तक मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता है। वो एक रेडियो का भी काम नहीं होता वहां पे, बस वो बक्सा है, खाली बक्सा। खैर, तो कारण भूमि असमानता, किसान शोषण हो गए और ये जो है आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिला भारत, क्योंकि देखिए क्या है, सशस्त्र विद्रोह जब होता है तो फिर भारत सरकार के लिए, जो भी सरकारें हो, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। बाह्य सुरक्षा तो एक जरूरी पार्ट है, क्योंकि घर में ही अगर ऐसा होने लगे, क्योंकि ये किसको उड़ाते थे? पुलिस वाले थे। किसको उड़ाते थे? ट्रेन को। किसको उड़ाते थे? आर्मी वाले। तो फिर वो दिक्कत सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब पुलिस कार्रवाई करेगा तो बहुत सारे किसान ही मारे जाएंगे नक्सली के नाम पे। तो आंदोलन तो दबा दिया गया, लेकिन विचारधारा फैल गई। आंदोलन तो दबा दिया पुलिस के द्वारा, लेकिन एक आइडियोलॉजी है फैल गई और बाद में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, बहुत सारे स्टेट में ये फैल गए। तो नक्सलवादी आंदोलन के लिए कोई राजनीति को। अगला आंदोलन है आपके पास दलित पैंथर 1972। तो इसका स्थापना हुआ था कहाँ? मुंबई में, ठीक है। स्थान मुंबई। मुंबई किस राज्य पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो दलित पैंथर कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई स्थान। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? कारण क्या था? तो शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है नामदेव देसाल को, उनके साथ जेबी पवार थे। नामदेव देसाल, जेबी पवार और राजा ढाले, ये तीन प्रमुख नेता थे दलित पैंथर के, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, ठीक है। और शुरुआत क्या हुआ? जातीय भेदभाव और सामाजिक न्याय। मतलब ये लोग भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित थे और एक अमेरिका में संगठन बना था ब्लैक पैंथर पार्टी, ठीक है। तो ये ब्लैक पैंथर से प्रभावित होकर उन्होंने बनाया दलित पैंथर। तो ब्लैक पैंथर कहाँ की पार्टी है? अमेरिका की। इंडिया मत देना मेरा। तो ब्लैक पैंथर अमेरिका की पार्टी है, उससे प्रभावित होकर इंडिया में बनता कौन सा? दलित पैंथर, ठीक है। तो दलितों पर अत्याचार का विरोध, सामाजिक समानता स्थापित करना, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, फिर दलित की राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को दिलाना, शिक्षा और रोजगार में
न्याय देना, ये सब दलित पैंथर की मांग है। और ये दलित मामलों में विरोध करना, प्रदर्शन करना, बहुत सारी चीजों को इन्होंने किया, आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी। लेकिन जब तक आप सोशल टीम होते हो तब तक आपका लड़ाई गुम होता है। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी में विलय कर जाते हो तो फिर वो आपका इंटरेस्ट देख के वो खत्म हो जाता है। तो बाद में राजनीतिक पार्टी में शामिल हुई और दलित पेंशन ना खत्म, आंदोलन खत्म किया। तो दलित पेंशन आंदोलन भी क्लियर हो गए। बेसिकली इसमें आपको डेट याद रखना है, प्लेस याद रखना है, महाराष्ट्र मुंबई, और 3 नेता जो है उनको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में तीनों में से कोई एक ही थे, या तीनों देगा ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन देखना है। ठीक है, अब आते हैं चिपको आंदोलन। बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। किस गांव में हुआ था? गांव का नाम था मंडल। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। हाँ? नहीं, आज का उत्तराखंड उस समय उस समय उत्तर प्रदेश था, अभी ये उत्तराखंड। हुआ क्या था? चिपको का अर्थ क्या होता है? चिपकना। हाँ। तो यहाँ पे पर्यावरण बचाने के लिए, यानी कि पेड़ से चिपकना। हाँ, ठीक है, तो पेड़ से चिपक जाना ताकि पेड़ को काटा ना जा सके। काटने के बजाय। ठीक है, चिपको का नेतृत्व किसने किया? बेसिकली शुरुआत तो बता 73 का नेतृत्व किस प्रमुख नेता कौन से? तो सुंदरलाल बहुगुणा तो बहुत पॉपुलर हो गए, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण में भी हो गए। फिर उनके साथ चंद्री प्रसाद भट्ट, फिर गौरा देवी। तो ये 3 प्रमुख नेता हो गए। पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था? तो सरकार जो है, नाम लिख रहे हैं, लिख लीजिए कौन कौन सा लिखे, चंद्री प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हुआ कि जंगल की कटाई को सरकार ने कंपनी को ठेका पे दे दिया, और जब जंगल की कटाई हो गई, दिक्कत क्या हुआ कि बाढ़ बढ़ेगा, अचानक से फ्लड आ सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है, पर्यावरणीय समस्या भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब स्थानीय लोग जंगल जाते थे तो उनको कुछ भी काटने से रोका जाता था। भाई मेरी जमीन, हम जिंदगी में पले बड़े यहाँ, और दूसरा को काट ले जाएगा, गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक है। तो इसी के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ, और ये आंदोलन अहिंसक था। वो आंदोलन क्या था? ग्रामीण लोग, खास करके महिलाएं, पेड़ से लिपट जाती थी, और ठेकेदार आएगा तो पेड़ कैसे काटेगा, महिला को काटना पड़ जाएगा, तो वो नहीं काट पाता था। यह आंदोलन जो धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैल गया है। तो सबसे पहले इसके मुख्य नेता की बात है, हालांकि 73 का फाउंडिंग डेट है, लेकिन ये पॉपुलर होता है 1974 में, जब गौरा देवी इस आंदोलन को लीड करती है और बहुत सारी महिलाओं के साथ जंगल में उतर जाती है। तो ये हो गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ क्षेत्रों में 15 साल तक जंगल कटाई पे रोक लगा दिया। जैसे पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन के बाद कितने वर्षों तक जंगल कटाई पे रोक लगाया गया? तो 15 ईयर। क्लियर है? अगला आंदोलन है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पर्यावरण माना जाता है, ये तो हो गया। चलिए अगला चलते हैं साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली आंदोलन भी भारत का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिस बात होती है 1978 में। और ये सब कहाँ होता है? जहां आज काउंटिंग हो रहा है, मतलब सौभाग्य से जितना पॉलिटिकल इलेक्शन का काउंटिंग हो रहा है, सभी जगह मूवमेंट हुए, उसी को हम पड़ रहा है, केरला। तो ये साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ होता है? केरला में, और लीडर होते हैं एम.के. प्रसाद। तो वेस्टर्न वैली जो है, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, के लिए प्रसिद्ध है, वहां पे आंदोलन शुरू होता है साइलेंट वैली में। ठीक है, 1970 के दशक में सरकार यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक समझते हैं ना, जल विद्युत परियोजना तो शुरू करने की योजना बनाती है। और इससे क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक उत्पादन करोगे, विद्युत उत्पादन करोगे जल से, तो आसपास के जो पर्यावरण है उसको, चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे, ठीक है, बहुत सारी दुर्लभ प्रजाति है, क्योंकि वहां जैव विविधता है ना, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो बहुत सारे दुर्लभ जीव जंतु भी हैं, तो उनको नष्ट होने का खतरा उत्पन्न होने लगा है। और इसके बाद लायन टेल्ड मका। लायन टेल्ड मका क्या है? वो लायन टेल्ड मका जो बंदर की तरह जो दिखता है ना, तो एक वहां पे मतलब जीव है लायन, क्या लायन टेल्ड मका। बेसिकली वो
बंदरी टाइप का होता है, बस थोड़ा तो वो सिर्फ वहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर वो भी वहां से चला गया तो खत्म हो जाता है। तो इसको इसके परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों पर्यावरण स्थानीय लोगों ने मिलकर काम किया। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इन्वायरमेंट के विशेषज्ञ थे, क्या बोलते हैं, स्थानीय लोकल लोग थे। इन्होंने इस आंदोलन प्रेरणा के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की। वो भी आया। तो ये देखिए, ये है। ये थोड़ा विचित्र हाँ, विचित्र है। गजब दिखता है, बंदर की तरह दिखता है फेस। मतलब बांस इसमें टाइगर और मंकी, सॉरी, टाइगर और लायन, लायन और मंकी दोनों टाइप का है, इसीलिए इसको बोला जाता है लायन टेल्ड मकाऊ। ठीक है, और इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, साइलेंट वैली आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका करती रही है। तो केरल शास्त्र साहित्य परिषद सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रही है? केरल साहित्य पर केरल शास्त्र साहित्य परिषद, लिख लिए? केरल शास्त्र साहित्य लिख केरल लीजिए। शास्त्र साहित्य पर एमसीक्यू की तैयारी करने के बाद कैसे होगा? इसमें जिस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही उसका नाम है केरल शास्त्र साहित्य परिषद, और एम के प्रसाद और सुगाथा कुमारी इसके मेन लीडर थे। यहाँ पे एम के प्रसाद और सुगाथा कुमारी इसके मुख्य लीडर थे। और ये पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। जन जागरूकता, लेख, कविता, मीडिया, शास्त्र परिषद की बात है, शास्त्र की बात हो रही है, तो शास्त्र में शस्त्र तो आएगा नहीं। कविता के माध्यम से, लेख के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आंदोलन चलाया गया। और इसका मुख्य अगर हम लोग घटना की बात करें तो 70 में परियोजना का प्रस्ताव आया, 78 से 80 तक आंदोलन तेज हुआ, और 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परियोजना पर रोक लगाई। फिर साइलेंट वैली परियोजना आंदोलन के बाद जो वहां पे विद्युत परियोजना था, जल विद्युत परियोजना, उस पर इंदिरा गांधी ने कब रोक लगाई? 1980 में। और 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया। तो इसको कब घोषित किया गया नेशनल पार्क? 1984 में। और जल विद्युत परियोजना पर रोक कब और किसने लगाया? इंदिरा गांधी ने 1980 में। हाँ, 1980 क्या हुआ नंदी जी? इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। जैसे पलामू बद्दा पार्क है ना, वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आंदोलन हमको लगता है मिसिंग है यहाँ पे, वो तारीख वाला। हाँ, तारीख नहीं है। चलिए आप उसको भी हम कर लेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू कब होता है? 1985 में, और इसका नेतृत्व करती है मेधा पाटेकर। कारण, एरिया, ये सब क्या था? तो आंदोलन चलता है नर्मदा नदी के किनारे वाले से, नर्मदा नदी के किनारे वाले क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात। क्या था? तो वहां पे एक नर्मदा वैली प्रोजेक्ट चल रहा था, नर्मदा घाटी परियोजना चल रही थी, और इसके तहत कई बड़े बांध बनाने थे। नर्मदा घाटी परियोजना के तहत कई बड़े बांध बनाने थे, और सबसे प्रमुख बड़ा बांध था, उसका नाम था सरदार सरोवर बांध। बहुत सुंदर। और इससे क्या होता है कि लाखों लोग विस्थापित हो जाते, क्योंकि डूब क्षेत्र में लोग कैसे रहेंगे, तो लाखों लोग विस्थापित हो जाते। और खास करके विस्थापित कौन होता है? तो नदी और जंगलों में कौन रहता है? किसान या फिर आदिवासी। तो किसान और आदिवासी विस्थापित हो जाते, और उनके लिए जल, जंगल, जमीन, जीवन और आजीविका पर खतरा होता है। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताइए। मेधा पाटकर तो एक स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, मैंने भी बोला भी। एक और बताइए कुछ। करेक्ट। दूसरे नेता का नाम था बाबा आमटे। दूसरे नेता का नाम था बाबा आमटे। ठीक है,
तो यहाँ पे इस आंदोलन का कारण था विस्थापन, पर्यावरण का नुकसान और विकास के मॉडल पे ही सवाल उठा दिया। ऐसा विकास किया जिससे लाखों लोग स्थापित हो गए हैं, जिनकी आजीविका प्रभावित होता है। आंदोलन का तरीका क्या था? आंदोलन का तरीका क्या था? अहिंसक विरोध। यहाँ पे भी गांधीवादी तरीके से विरोध किया गया। अहिंसक विरोध कैसे हुआ? धरना, प्रदर्शन, जल सत्याग्रह। गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? नमक। नमक सत्याग्रह। यहाँ पे जल सत्याग्रह होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, यानी अदालत में याचिका दायर किया जाता है, और इस आंदोलन को पहली बार नेशनल तो मूवमेंट बना ही, ये इंटरनेशनल सपोर्ट मिला। इस आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सहयोग मिला। तो फाइनली 2000 में आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1950। हाँ, फाइनली 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी शर्तों को लगाकर बांध निर्माण की अनुमति। तो बांध निर्माण की अनुमति कब मिली? 2000 में। हालांकि इसके बाद भी आंदोलन जारी। तो बहुत सारे शर्तों के साथ बांध निर्माण की अनुमति दे दी गई। हालांकि यहाँ पे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि EIA का महत्व दिया गया। विकास बनाम पर्यावरण का राष्ट्रीय बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिकली इसमें आपके टॉपिक्स वही। तो बांध निर्माण कभी भी पूरी तरह रुका नहीं, आंदोलन चलते रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो ये विकास बनाम पर्यावरण का आंदोलन था। अब चलते हैं, अगला है ताड़ी। तो ताड़ी विरोध आंदोलन, इसको लोग क्या बोलते हैं? एंटी एक्ट मूवमेंट। तो ये 90 के दशक में शुरू होता है आंध्र प्रदेश में। शुरुआत होती है जनवरी 1990 और इसकी नींव पड़ती है नेल्लोर जिले के दुबरगट्टा गांव। कहाँ पे? नेल्लोर जिले का दुबरगट्टा। ये शुरू कैसे हुआ? पहले तो ये आप समझिए, तो एक्चुअली क्या है कि नेशनल लिटरेसी मिशन चल रहा है। नेशनल लिटरेसी मिशन मतलब साक्षरता की जो कक्षाएं चलते हैं क्लास ना, तो उनकी क्लासेस चल रही थी। प्रौढ़ शिक्षा का आप नाम सुने होंगे, तो जो महिलाएं नहीं पढ़ पाती हैं या जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा नहीं। तो जब उनकी क्लासेस चल रही थी तो वहां पे महिलाओं को शराब से होने वाली बर्बादी पर के बारे में बताया गया उस क्लास में। ये 90 की घटना है। तो क्लास के बारे में जब बताया गया तब महिलाएं जागरूक हुई और यूनाइट हुई। बेसिकली पीने के लिए पहले भी लोग पीते होंगे, 92 में ही क्यों शुरू हुआ? तो 90 जनवरी में जब क्लासेस शुरू हुई तो क्लासेस में इसकी चर्चा शुरू हुई और सबसे पहले सशस्त्र विद्रोह होता है 1991 में। दुबरगट्टा के महिलाओं ने पहली बार संगठित होकर ठेकों को बंद करा दिया। 3 ठेकों को, शराब के ठेकों को बंद करा दिया। और इसका आंदोलन का विस्तार, क्योंकि देखिए MCQ आता है तो आप 90 लिखे, 91 लिखे, 92 लिखे, कंफ्यूजन हो जाएगा। लिखा था क्या है? 92, 92 लिखा था। क्यों? क्योंकि अगस्त 1992 में नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी के खिलाफ, ताड़ी के खिलाफ नीलामी जब सरकारी हो जाता है, पहले जो चल रहा था वो प्राइवेट चल रहा था, तो प्राइवेट आंदोलन को काउंट नहीं किया जाता है बेसिकली। लेकिन 92 में अगस्त महीने में सरकार शराब का नीलामी, सब जितना शराब खुला हुआ है सरकारी, नीलामी होती है पहले। तो 92 में नीलामी चल रहा था, कहा? नेल्लोर जिले में। और इसका विरोध जबरदस्त शुरू हुआ और लगभग 17 बार इस नीलामी को रोका दिया गया। 17 बार इस नीलामी को रद्द करवा दिया गया और महिलाओं ने एक नारा दिया। अक्टूबर 1992 में इसकी शुरुआत की ऑफिशियली और पूरे देश में या पूरे राज्य में फैल जाती है और इन्होंने नारा दिया, ताड़ी की बिक्री बंद करो। महिला नारा क्या था? ताड़ी की बिक्री बंद करो। बंद। तो राज्यव्यापी फैलाव कब से होता है? अक्टूबर 1992 से। नीलामी, ताड़ी की नीलामी कब होती है? अगस्त 1992। साक्षरता अभियान में चर्चा कब होती है? 1990। और इसकी नींव कब पड़ती है? 1991। कहाँ? दुबरगट्टा। तो दुबरगट्टा कहाँ आएगा? 91। नेल्लोर आएगा तो 92। और पहली जीत मिलती है इनको 15 अप्रैल 1993 को।
पहली चीज इसमें कब मिलती है? 15 अप्रैल 1993। और इनके आंदोलन से सरकार झुक जाती है और सबसे पहले नीलौर जिला में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 15 अप्रैल 1993 को नीलौर जिले में शराब बिक्री पर वहां की सरकार झुक कर प्रतिबंध लगाया। तो ये डेट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को पूरे आंध्र प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगा है। 1 अक्टूबर 1993 को पूरे आंध्र प्रदेश में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ये बिक्री पर प्रतिबंध था। और 16 जनवरी को राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाती है। 1995 16 जनवरी 1995 में पूर्ण शराबबंदी। 93 में बिक्री पे रोक था, लेकिन 16 जनवरी 1995 से वहां पीने पे भी रोक। तो ये तारीख विद्रोह आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल आंदोलन था। नेतृत्व करता तो पता ही है इसमें कौन कौन थे? कौन बताइए, तारीख विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है? आप लोग बोले पता है, बताइए। प्रिया जी बताइए। नंदिनी, स्वाति, नेहा। मेन फिर दुबा गुंटा रोसम। तो मुख्य चेहरा जो थे उनका नाम था टुब्बा गुंटा रोसम्मा। और रिया टुब्बा गुटम्मा, सॉरी टुब्बा गुटम्बा का है। दुबा गुंटा रोसम्मा। और उनका मेन नाम था वर्धी नेनी रोसम्मा। तो दुब्बा गुंटा, दुब्बा गुंटा रोसम्मा। रोसम्मा। रियल नेम था, इनका मेन नाम था वर्धनेनी रोसम्मा। वर्धनेनी रोसम्मा, वर्धनेनी रोसम्मा इनका मुख्य नाम था, मेन नाम था। ये निकनेम था टुब्बा गुंटा, मेन नाम था वर्धनेनी रोसम्मा। और सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन में वावी लाला गोपाल कृष्ण या डॉक्टर कुमार और भी जो मतलब उसमें सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन। चलिए आगे आते हैं। तारीख के बाद कौन सा आंदोलन हो जाएगा? सूचना का अधिकार आंदोलन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये कानून बन गया, लेकिन इसके लिए भी आंदोलन की जरूरत पड़ी। सबसे पहले ऐसे आंदोलन शुरू कहाँ होती है? तो 90 के दशक में शुरू होता है और 90 से चलता है 2005 तक। एक्चुअली क्या है कि सरकारी कामकाज में बहुत ज्यादा करप्शन था। वर्तमान में आरटीआई बंद ही ऐसा हो गया क्योंकि सूचना आयोग ही नहीं है कहीं। जब सरकार को लूटना होता है, जनता से छुपाना होता है, चोरी करना होता है, तो ऐसे कानूनों पर अंकुश लगा देती है। कितना अच्छा कानून मनमोहन सिंह लाए, जैसे कि जनता को अधिकार मिला कि सरकार की हर चीज को पता कर सकते हो। आपका अधिकार है ये जानने का कि 10 रुपया का झाड़ू मेरी मोदी जी ने खरीदा था, वो 10 रुपया मोदी जी का था कि किसी और का था। ये आपका अधिकार, ये कानून दिया गया, आपको राइट दिया गया, इसके लिए आंदोलन हुआ था। लेकिन आज डेट में क्या है कि बहुत सारे राज्यों में राज्य सूचना आयोग ही नहीं है। आप आरटीआई डालो, आपको सूचना ही नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून इतना सख्त था कि अगर आप आरटीआई डालते हो, अगर जवाब नहीं देता है तो अगला को जुर्माना भी देना पड़ेगा और गाली कितना सुनता था, सजा इतना होता था, उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम खुद एक आरटीआई कार्यकर्ता रहे हैं, हम लोग तो पीएम से भी पीएमओ से भी आरटीआई का जवाब नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि राज्य सूचना आयोग ही नहीं है। झारखंड में कुछ दिन पहले अपॉइंट हुआ है, 4-5 साल बाद। तो करप्शन का को मिटाने के लिए ये जरूरी था। और क्या था ना कि अब कोई काम हुआ सर, आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि गोपनीयता थी। इससे क्या है कि आप जान सकते हैं कि अगर आपसे 10 रुपए का रसीद काटा गया तो 10 रुपया किस महीने में, ये आपका राय है। यानी कि सरकार के हर 1 रुपया का खर्च का जानकारी लेना अधिकार आपका है, ये कानूनी अधिकार मेरा है। तो इसकी शुरुआत होती है राजस्थान। कहाँ शुरुआत होती है? राजस्थान शुरुआत होती है। और शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है मजदूर किसान शक्ति संगठन, यानी कि राजस्थान के गांवों।
संगठन का नेतृत्व नाम क्या था? शक्ति संगठन MKS। MKSS। और पब्लिक हियरिंग के जरिए, जन सुनवाई के जरिए सरकारी रिकॉर्ड जनता के सामने रखने की मांग करते हैं लोग। और इसके प्रमुख नेता थे अरुणा रॉय। आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आए, भ्रष्टाचार कम हो, आम नागरिक को जानकारी पाने का अधिकार मिले। कोई पैसा दे रहा है तो अधिकार हमको होना चाहिए कि भाई आप किसी पे खर्चा कर रहे हो। और लोकतंत्र मजबूत हो। आंदोलन का तरीका क्या था? पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई करना, शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन करना, दस्तावेजों को सार्वजनिक करना और मीडिया और जन समर्थन जुटाना। तो इसकी शुरुआत 90 में होती है, 90 के दशक में होती है और कई राज्यों में इसका विस्तार होता है और आरटीआई कानून होने लगता है। फाइनली 2005 में केंद्र सरकार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम लागू कर आरटीआई लागू कर दिया। इसमें नियम क्या है कि अगर आप सवाल पूछते हैं तो 30 दिनों के अंदर आपके सवालों का जवाब देना उनको अनिवार्य है। 30 दिन में अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप प्रथम अपील अधिकारी के पास जाते हैं और आपको जवाब और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा उनको, जिन्होंने आपको 30 दिन पर 30 दिन में जवाब नहीं दिया। अगर बाई द वे पहला प्रथम अपील अधिकारी उससे मिला हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है द्वितीय अपील अधिकारी के पास जाने का, जो राज्य सूचना आयुक्त होता है, और वो प्रतिदिन 250 रुपए के दर से और अधिकतम 25,000 तक जुर्माना लगा देगा उन पे जो आपके जवाब नहीं दिए हैं। आपको जवाब उपलब्ध कराया जाएगा और उचित कार्रवाई भी उनसे की जाएगी। अगर मान चलिए कि आप कोई सूचना मांग रहे हैं दिवस को, ठीक है, और मांग दिए आप 30 दिन, तो डीसी भी जवाब दिएगा। ऐसा नहीं कि दिवस का सूचना है और डीसी को आप मांग दिए तो डीसी नहीं देंगे। डीसी का भी काम है कि अनुच्छेद 6(3) के तहत वो दिवस को एक कॉपी भेजे, कॉपी आपको भेजे और जवाब आपको उपलब्ध कराए। तो ऐसा नहीं कि अगर गलती से आप कहीं का सूचना कहीं और मांग रहे हैं तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये ऐसा कानून है। तो आरटीआई बहुत ही अच्छा कानून है। आप लोग भी अपने जीवन में इसका उपयोग जरूर करें। जब भी आपको लगे कि आपके साथ कोई भी सरकारी कर्मचारी गलत तरीके से पेश आ रहा है या कोई करप्शन का शिकार है, घूसखोरी की बढ़ावा दे रहा है, पैसा लूट रहा है, तो कुछ नहीं करना है। 10 रुपए का पोस्ट ऑर्डर लेना होता है, इंडियन पोस्ट ऑर्डर, एक क्वेश्चन लिखिए और 10 रुपए का पोस्ट ऑर्डर सील करना करके आप उसको इनको रिसीव करा दीजिए, आप पोस्ट कर दीजिए। 30 दिनों के अंदर उन्होंने जितने घोटाले किए होंगे सब आपके सामने हो जाए। उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको लड़ सकते। तो ये क्या है? राइट टू नाउ, ये आपको जानने का अधिकार, ठीक है। तो इसको राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ साथ राइट टू नाउ भी, ठीक। चलिए अगला आंदोलन कौन सा है? अन्ना आंदोलन। काफी पॉपुलर हुआ था, भारत में बोलने से कांग्रेस को ही खत्म कर दी। अन्ना आंदोलन जो है ये तो भारत में कांग्रेस को ही खत्म कर दिया। जो कांग्रेस 47 से लेके खत्म नहीं हो पाई, इस आंदोलन के बाद कांग्रेस मुश्किल से पूरे भारत में 3-4 राज्यों में दिखती है। आज भी अगर रिजल्ट आ रहा होगा तो शायद किसी राज्य में दिखेंगे। तो इसका क्रेडिट जाता है अन्ना हजारे के आंदोलन को, जो शुरू होता था 2011 में हुआ था, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन। एक्चुअली हुआ क्या कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला जैसे बड़े गंभीर आरोप है। क्योंकि हम लोग आईटी सेक्टर में भाग रहे थे ना, उस समय इंटरनेट की एंट्री हुई थी हमारे यहाँ, तो 2G से शुरू हुआ। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम यहाँ आपको झारखंड में ही हुआ था शायद, जो स्टेडियम बना, खेल बना, स्टेडियम बना। तो बहुत सारी चीज को घोटाला को लेकर एक गांधीवादी नेता अन्ना हजारे और उनके सहयोगी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम, किरण बेदी पहली महिला IPS, प्रशांत भूषण एक बड़े वकील, इन सबों ने मिलकर जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली में पॉपुलर स्थान है, वहां पे इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। और जब ये भीड़ ज्यादा हो गया, जंतर मंतर पर संभालने लायक नहीं था, तो फिर ये रामलीला मैदान में जाके आंदोलन शिफ्ट हो गया। और अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया, फास्ट अनटू डेथ, यानी कि तब तक भूख हड़ताल में रहेंगे जब तक जिंदा है।
और मांग क्या था, जन लोकपाल बिल लागू करने का। जन लोकपाल बिल क्या होता है, तो एक स्वतंत्र संस्था होती है लोग, जिसको हम लोग लोकपाल कहते हैं, और ये उच्च स्तर के नेता प्राधिकारों पर जांच कर सकती है, स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है, किसी के दबाव में नहीं आती है। आंदोलन का तरीका क्या था, अहिंसक था, हिंसा तो नहीं हो, भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन। और उस समय इंडिया में सबसे पहले सोशल मीडिया का ताकत दिखा, युवाओं का ताकत दिखा। युवाओं ने इस आंदोलन को सोशल मीडिया पे काफी प्रमोट किया और इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि 2014 में मनमोहन सिंह जैसे अच्छे प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी खत्म हो गया और देश में नया युग शुरू होता है मोदी जी। बाकी डिसाइड आपको करना है कि 14 वाला अच्छा था कि अभी वाला। खैर, हालांकि 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भी मनमोहन सिंह लेके आ गए, यानी कि वो लोकपाल कानून बना। तो लोकपाल कानून या लोकपाल अधिनियम कब आया, मिल सकते हैं 2013। 2013। ध्यान रखिएगा, सीयूईटी के लिए आरटीआई कानून में लिखा हुआ है। और इसके बाद एक नया पार्टी का उदय होता है, नाम पता ही होगा, झाड़ू, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में काफी झाड़ू लगा है, पंजाब में भी झाड़ू लगा रहा है। और उसके बाद अगला आंदोलन है निर्भया। निर्भया के बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे, 2012 में हुआ था दिल्ली की घटना। जो निर्भया एक काल्पनिक नाम है, एक लड़की के साथ जो नई दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, क्रूर हिंसा हुआ था, उसके खिलाफ मीडिया ने पीड़िता का नाम निर्भया रखा। किसी का नाम सामने रखना उचित नहीं है, तो पीड़िता का नाम निर्भया रखा था। और इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के पास बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे और छात्रों, युवाओं और महिलाओं की काफी बड़ी भागीदारी सामने आई। इससे मूवी भी कुछ बना है शायद, निर्भया गैंग पे, टेंडर मार्च, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये सब काफी चला। सोशल मीडिया तो 11 के आंदोलन के बाद इतना तेज हो गया कि हर चीज पे सोशल मीडिया। बेसिकल नीट की परीक्षा में यहाँ क्वेश्चन नहीं मिले, तो सोशल मीडिया पे इतना जल्दी वायरल हुआ कि सरकार को आनंद में जो नीट के अधिकारी हैं उनसे अभिषेक जी से बात करनी पड़ी है, जिलाधिकारियों को। फिर एग्जाम को कंडक्ट कराया गया 6 बजे शाम, 7 बजे शाम से रात में एग्जाम कर हुआ उनका, 7 बजे से फिर 10 बजे तक रात तक एग्जाम चला। उसी बीच में एक लड़के का सर फट गया, आधी रात को लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें कहाँ से आई, तो ये सब चीजें कल तय सकती है सोशल मीडिया से। तो 2012 में प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। सरकार ने निर्भया कांड की जांच के लिए जस्टिस वर्मा समिति बनाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्भया कांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी, जस्टिस वर्मा समिति। और 2013 में नया कानून लागू हुआ, क्रिमिनल लॉ अधिनियम 2013 में लागू। क्रिमिनल लॉ अधिनियम कब लागू हुआ, 2013 में। और इसमें बहुत सारे सख्त नियम संशोधन करके जोड़े गए, जैसे स्टॉकिंग, एसिड अटैक। अच्छा, स्टॉकिंग क्या होता है? छेड़ना, सुरक्षा के लड़कियों के साथ मिसबिहेव करना, जिसके लिए फास्ट ट्रैक ऑर्डर का स्थापना हो। तो मुख्यतः इसमें वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है, सीए और एनआरसी विरोध आंदोलन 2019। तो यह सीए नागरिकता पहचान और संवैधानिक अधिकार जुड़ा हुआ जन आंदोलन था। और एक्चुअली क्या है कि दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पास किया। कब किया गया पास, दिसंबर 2019 में सीएए पास किया गया संसद के द्वारा। और इसके साथ ही एनआरसी लागू करने की भी चर्चा शुरू हुई। एनआरसी मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो इससे लोगों को डर था कि सीए धर्म के आधार पर नागरिकता देता है। सीए का जो पास किया उसमें क्या था कि जो भी विदेश के लोग हैं, श्रीलंका, भूटान, पड़ोसी 5-6 देश हैं, वहां से अगर कोई हिंदू है तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाए, मुस्लिम उनको नहीं मिलती। तो फिर यहाँ पे धर्म के आधार पर था। तो इसलिए कुछ लोग कह कि एनआरसी में भी मुसलमानों को भारत से भगा दिया जाए। तो विरोध करने का एक कारण था कि धर्म आधारित नागरिकता नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता को बताता है, तो उसके उल्लंघन होने की आशंका थी। नागरिकता साबित करने का डर था कि आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। और इससे खास करके अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वर्ग और गरीबों में असुरक्षा की भावना रखी। स्थान कहाँ था, ये आंदोलन का जो सेंटर पॉइंट था वो था शाहीन बाग। कहाँ था, शाहीन बाग।
जो भी सबसे चर्चित धर्मास्थल है नई दिल्ली का, वैसे असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी इसका असर दिखा। असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी इसका असर दिखा। सबसे ज्यादा इसमें भागीदारी थी महिलाओं की, और ये अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। धरना किया गया, प्रदर्शन किया गया, कैंडल मार्च निकाले गए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए गए, कला, कविता और नारे के जरिए विरोध किया गया। अगला टॉपिक है शांत आंदोलन 2020-21 जो काफी पॉपुलर हुआ है। और इसमें होता क्या है कि सितंबर 2020 में केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून पास कर, कितना 3। पहला था 3 कानून में क्या क्या था? पहला कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। दूसरा था कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम 2020। और तीसरा था आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ये 3 कानून भारत सरकार लेकर आती है और संसद से पास करती है। और वो ये दावा करती है कि किसानों को एमएसपी किसान बाजार की स्वतंत्रता और निवेश बढ़ेगा, यानी कि बाजार को क्या बोलते हैं, सोवियत का कहानी याद है आप लोग को, जहाँ भिखारी लोग आज पुनर्निर्माण और मूल्यांकन लाते हैं, तो वहां पे वो भी जैसे आज तो मार्केट है ना वो ओपन किया गया, लेकिन खेती भी ओपन कर दिया जाता है, यानी कि बड़ा कंपनी बनाएगा और आपका खेती करना शुरू कर रहे हैं, तो छोटे किसान कहाँ जाए? तो ये डर हुआ किसानों को कि या तो हमारे खेत छीन जाएंगे या फिर जो हमको एमएसपी मिलता है ये नहीं मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, ये नहीं मिलेगा। और किसानी में भी, खेती में भी, किसान एग्रीकल्चर में भी कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रभाव बढ़ जाए। और इसके लेकर आंदोलन की शुरुआत होती है सबसे पहले पंजाब, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा वहीं मजबूत है। उसके बाद हरियाणा और बाद में दिल्ली की सीमाओं को घेर दिया है। प्रमुख स्थान की बात की जाए, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पे घेराव होता है और वहीं पे किसान बैठ जाते हैं। नेता की बात किया जाए तो राकेश टिकैत का वो रोता हुआ चेहरा सबको याद। तो प्रमुख नेता थे राकेश टिकैत। इनकी मांग क्या थी? तो तीनों कानून को रद्द करना, एमएसपी को कानूनी गारंटी देना और किसानों के हितों की रक्षा करना। और ये लंबा चलने वाला आंदोलन था, लगातार। इसमें एक दिन का भी गैप नहीं हुआ, लगभग 1 वर्ष तक के आंदोलन चला, 20 से अभी इसमें एक दिन भी गैप नहीं हुआ, इसलिए इसको सबसे लंबा आंदोलन माना जाता है। यार देखा 4-5 साल का दिखेगा, लेकिन इसमें गैप होता है। आज हुआ तो 10 दिन बाद फिर कुछ दूसरा काम होगा, फिर 15 दिन ऐसे होता है। इसमें एक दिन भी गैप नहीं हुआ। नवंबर 2020 में दिल्ली चलो अभियान, किसान आंदोलन का दिल्ली चलो अभियान कब था? नवंबर 2020। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली कब निकाली गई? जनवरी 2021। जनवरी 2021। और फाइनली नवंबर 2021 को भारत के शानदार, सुंदर, हैंडसम, गणमान्य प्रचलित, पॉपुलर, पूरे विश्व में शांति के प्रति नोबेल योग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और भारतीय जनता से माफी मांगते हुए कानून रद्द कर देते हैं, रिपील कर देते हैं और भारत में फिर से किसानों की शक्ति सामने दिखती है। उसके बाद एक और आंदोलन बचता है जिसका नाम है मी टू आंदोलन। तो ये वैश्विक अभियान का भारतीय रूप था। मी टू आंदोलन जो है ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल मूवमेंट है। उसी का एक इंडियन स्टाइल में किया गया क्या बोलते हैं भारतीय रूप था, जिसमें लोग खासकर महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न, जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसके अनुभव को सार्वजनिक जीवन में और जिम्मेदारियों को तय करने की मांग। एक्चुअली होता क्या है कि कोई महिला किसी सरकारी ऑफिस में काम करती है और वहां पे अगर पुरुष ज्यादा है या महिलाएं कम है
तो उनके साथ बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीजों को लेकर भारत में शुरुआत की गई और ये शुरुआत होती है 2000 शुरुआत करती है अक्टूबर 2018 में एक पत्रकार जिनका नाम था तनुश्री गुप्ता, माफ कीजिएगा तनुश्री दत्ता, तनुश्री गुप्ता तो हिंदी में। और उन्होंने अपने जीवन की एक घटना को उजागर किया, सामने लाया। और जब वो लाए तो उसके बाद कई एक्ट्रेस, कई मीडिया वाले, कई पॉलिटिकल कॉर्पोरेट एडिक्शन लोगों ने भी अपने अनुभव को सोशल मीडिया पे साझा करना शुरू कर दिया। ठीक है, और आंदोलन की विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे सोशल मीडिया का यूज सबसे ज्यादा हुआ। हैशटैग मी टू, अपनी स्टोरी बनाया कि मेरे साथ पुरुषों ने कहाँ कहाँ सेक्सुअल हरासमेंट किया, और वो लिखने के बाद एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया जिसका नाम था हैशटैग मी टू। और इसमें व्यक्तिगत अनुभव को सार्वजनिक कर जवाबदेही की मांग की गई और कई प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगे। तो इसका उद्देश्य था यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना। कई मामलों में जांच हुए, इस्तीफे हुए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी का गठन की ओर ध्यान बढ़ा। और इसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध निवारण अधिनियम 2013 की बात हुई। मीडिया और समाज में जेंडर सेंसिटिविटी पर चर्चा बढ़ी और इन पर बहसें तेज हुई। तो आपका 1946 से लेकर 2026 तक का वह अब तक का सभी सामाजिक आंदोलनों को कवर कर लिया गया है। इसके एमसीक्यूज आपको उपलब्ध कर दिए जाएंगे और कुछ एमसीक्यूज आपको दिए देंगे। ठीक है, गुड आउट, चलिए मिलते हैं अगले बार।